मैं आपको फ्लैशबैक में ले चलता हूं। आज से ईसा पूर्व 321 में जबकि भारत पर चंद्रगुप्त मौर्य का राज था, उसे हम सोने का युग कहते हैं, स्वर्ण युग कहते हैं। यानी उस समय पर हमारे देश में जो सिक्के चलते थे, सोने के सिक्के चलते थे। जैसे कि आज कागज के सिक्के नोट चलते हैं, उस समय पर सोने के सिक्के चलाया करते थे। यानी हमारा देश उससे पहले और तब तक एक सोने की चिड़िया था। लेकिन हमारे देश पर विदेशी आतंकवादियों ने हमले किए, अनेकानेक हमले किए और देश को लूट खसोट कर ले गए। यानी जो इसका सोना था सबको चुरा के ले गए। यहां तक कि इस देश पर 800 साल तक राज किया। इसमें राज्य करने वाले अनेकानेक विदेशी आतंकवादी थे, जिसमें यूनान से, ईरान, अफगान, तुर्की, पुर्तगाली, इस तरह से बहुत सारे आए और लास्ट में आए मुगल शासक। मुगल शासकों ने तो यह हल किया कि इस देश में अपनी मर्जी से तलवार की नोक पर जो करना चाहा वही कराया। देश की महिलाओं पर, आम आदमी पर इतने अत्याचार किए, यदि वो धर्म परिवर्तन नहीं करते थे तो उनको काट दिया जाता था। इस कारण से अनेक लोगों ने मुस्लिम धर्म अपनाया और यहां तक थी कि कोई आने वाली नवविवाहिता यदि हिंदू धर्म की है, इस्लाम धर्म से हटकर है, इस्लाम मजहब से हटकर है, तो उसको आने के बाद पहली सुहागरात जो राजा होता था, जो शासक होता था, उसके हरम में मनाई जाती थी। इसे देखकर आम जनता ने यानी शादी के टाइम पर नव बहू को लाना बंद कर दिया, नववधू को लाना बंद कर दिया और सेकंड मैरिज में लेके आते थे। ये कहानी चलती रही, लाखों लाखों का कत्लेआम हुआ और एक समय आया जबकि जहांगीर का राज था। ब्रिटेन से एक कंपनी आई, ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर से परमिशन मांगी सूरत में अपना बिजनेस स्टार्ट करने की। यह ऐसी कंपनी थी जैसा कि अमेजॉन है और फ्लिपकार्ट अभी चल रहा है, ये सब चीज प्रोवाइड करती थी। यह कंपनी सूरत के बाद कलकत्ता में इन्होंने ऑफिस बनाया और अपना काम शुरू किया। ये तो एक बहाना ही था, लेकिन उनका इरादा था देश पर सत्ता हासिल करने का। एक एक करके उन्होंने राजाओं को अपनी गोद में लेते गए, हराते गए, अपनी सेना बुला ली और एक एक राजा को हराते गए और अपनी गोद में लेते गए। जिस राजा को गोद में लेते थे उससे मिलकर दूसरे राजा पर आक्रमण कर देते थे। और एक समय ऐसा आया कि पूरे राज्य पर अंग्रेजों का राज्य हो गया। इस समय, क्योंकि जैसा मैं बता रहा था कि मुगलों का शासन चला तलवार की नोक पर, लेकिन इन अंग्रेजों ने जो शासन किया वो एक्ट बना बनाकर देश को खूब लूटा और आम जनता को दबा के रखा। यानी देश का ये बुरा हाल कर दिया कि देश इस नौबत में आ चुका था। इसके अंदर डायमंड था, डायमंड उठा के ले गए और सारा सोना ले गए, देश को एक गरीबी स्थिति में ले आए और अपना एक सांस्कृतिक छाप इस पर छोड़ दी। इन्होंने 1894 में एक एक्ट बनाया, लैंड एक्विजिशन एक्ट। इस एक्ट में वो किसी की जमीन भी ले सकते थे अपने फायदे के लिए। इस एक्ट को चालू किया गया और अप्लाई हुआ 1895 में। इन्होंने जो जागीरदारी थी उनसे जमीन हड़पनी शुरू कर ली और वहां पर चर्च बनाने शुरू कर दिए। चर्च को यदि 5 बीघे की आवश्यकता थी तो वहां पर 50 बीघे जमीन ली गई। यदि 10 बीघे की आवश्यकता थी तो वहां पर 100 बीघे जमीन ली गई। यानी वहां चर्च बनाया गया
डीएम साहब का ऑफिस बनाया गया और कप्तान का ऑफिस बनाया गया और रेजिडेंस बनाया गया। बाकी जमीन ये सिविल लाइन के तौर पर कही गई और ये सिविल लाइन आज भी हमारे देश में मोस्टली जो बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट हैं, बड़े ही डिस्ट्रिक्ट नहीं बल्कि सभी डिस्ट्रिक्टों में ये सिविल लाइन मौजूद है। और सिविल लाइन वो एरिया है जो बिल्कुल उस डिस्ट्रिक्ट के बिल्कुल सेंटर में होता है, जिसकी कीमत बहुत ज्यादा है। यानी एक बिस्वा जमीन की कीमत तकरीबन 1 करोड़ रुपए है। इसका आधिपत्य चर्च को दे दिया गया, चर्च कमेटी को दिया गया। चर्च कमेटी वालों ने, क्योंकि उनका कहना था अंग्रेजों का कि इस एरिया सिविल लाइंस में सिविलियन ही रहेंगे, यानी सिविलाइज्ड पर्सन रह पाएंगे। हिंदुस्तान वाले सिविलाइज नहीं थे, सिविलाइज थे जो उनके अफसरान थे, जो अंग्रेज थे वो ही सिविलाइज थे, उनको रखा गया। बाकी जमीन पूरी चर्च को दे दी गई। ये जमीन आम जागीरदारों से 99 साल के लीज पे ली गई थी। 1895 में ये लीज स्टार्ट हुआ, एक एक करके ये लीज 95, 96, 97 इस तरह से 1895 में स्टार्ट हुआ था। 1895, 1896, 1897, 1898 इस तरह से पूरे भारत में सिविल लाइन्स का स्थापना कर दी, सिविल लाइन एस्टेब्लिश कर दिया और वहां पर कब्जा हासिल कर लिया। इन जमीनों को कब्जा 1 एकड़ का 1 रुपया किराया दिया जाता था जो जागीरदारों को मिलता था। समय बीतता गया, देश आजाद हुआ। देश आजाद होने के बाद में ये जानकारी किसी को पता नहीं लगी और चलती गई। इन्होंने क्या किया, क्रिश्चियन कमेटी ने उस जमीन में से प्लॉटिंग करना शुरू कर दिया। और प्लॉटिंग करने के बाद में, जैसा बता रहा था मैं, कि एक बिस्वा जमीन की कीमत तकरीबन 1 करोड़ रुपए थी। उसका प्लॉटिंग करते और वहां से जो मिले हुए पैसे को वहां से 20-25 किलोमीटर दूर जाकर और जगह खरीद लेते, और यानी वो काफी जगह आ जाती, 25-30 एकड़ जमीन आ जाती थी। और वहां पर अपना विस्थापन शुरू कर दिया, वहां जाकर अपना डेवलपमेंट शुरू कर दिया। और इस तरह से वो जो सिविल लाइन की जमीन है उसको बेचते गए। इन्होंने अपने उस पीरियड में चर्च बनाए, कॉलेज बनाए जो इनके संतों के नाम पर थे, सेंट फिदेलिस, सेंट फातिमा, सेंट मेरी, सेंट जोसेफ, इस तरह से कॉलेज बनाए गए, स्कूल बनाए गए और उसके बाद हॉस्पिटल बनाए गए। ये सब कार्रवाई चलती आ रही है। जबकि ये जमीन किसकी थी? ये हमारे जागीरदारों की थी। इसकी लीज 2000 में सबकी लीज खत्म हो चुकी है। ये जमीन किसको मिलना चाहिए ये आप जानते हैं, या तो ये जमीन जागीरदारों को मिलना चाहिए या ये जमीन मिलनी चाहिए सरकार को, जिसके बारे में अभी तक कोई भी प्रश्न संसद के अंदर या विधानसभा, किसी भी विधानसभा में नहीं उठाया। मेरा कहने का मतलब यह है, चाहे हिंदुस्तान है या पाकिस्तान में, यह उस समय की बात थी जबकि ब्रिटिश भारत था, सभी में यही कंडीशन है। यानी चर्च के नाम पर सैकड़ों एकड़ जमीन पर कब्जा किया हुआ है और अभी तक उसको छुटाया नहीं जा रहा है। हिंदुस्तान में नॉर्थ से लेकर साउथ तक, ईस्ट से लेकर वेस्ट तक जो अधिग्रहण नियम है वो लागू हो रहा है। यदि कोई किसी का जमीन को दबाता है तो या नगर निगम से उसका नक्शा पास नहीं है, नगर पालिका से उसका नक्शा पास नहीं है, तो उसको तोड़ दिया जाता है। लेकिन इनके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि इस जमीन पर हक बनता है, मालिकाना हक बनता है जिनकी जमीन थी, उनके बच्चों का, अदरवाइज भारतवर्ष की सरकार का। उनसे ये जमीन मुक्त करानी चाहिए। मैं चाहता हूं कि आप मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि हमारे भारतवर्ष की हर जनता के पास में ये वीडियो पहुंचे और सांसद और विधायकों को भी इसके बारे में अवगत कराएं, जिससे कि हमारी जमीन ये
हमारी जमीन इन पाखंडी क्रिश्चियनिटी से छुटकारा मिल सके, वो अपना रिक्लेम करें, कोर्ट में जाकर रिक्लेम करें, तभी यह बात खुलेगी। तो मैं अगेन कहना चाहता हूं कि हमारे देश में जो अनभिज्ञ हैं उनको पता नहीं है अभी तक। मैंने इसको काफी सर्च करने के बाद मैं इस वीडियो को बनाया है। आप भी इस वीडियो को फॉलो करें और आगे फॉरवर्ड करें, जिससे कि सब आम जनता को यह पता लग जाए कि हमारे हिंदुस्तान में ब्रिटिशर्स ने क्या क्या अत्याचार किए और हम लोग चुप बैठे। अगेन मैं कह रहा हूं कि आपका काम है इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करके, सब्सक्राइब करके इसको शेयर करें, और जो हमारे विधायक, एमएलए, एमपी और एमएलसी हैं उनके संज्ञान में लाएं और ये भारत सरकार तक पहुंच सके। इसके लिए आपका मैं बहुत ही आभारी रहूंगा। धन्यवाद। जय हिंद।